हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी में 6 ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जहां से आपके 36 नंबर क्लियर होंगे। भाई अगर 6 टॉपिक से हमारे 36 नंबर बन जाते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जितने भी टॉपिक है भैया, अगर इन 6 टॉपिक से ही अपने को 36 नंबर मिल रहे हैं तो यूं समझिएगा कि ये आपके लिए एक रामबाण वीडियो हो सकती है। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि भाई हमको अदर सब्जेक्ट के चक्कर में हिंदी को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हिंदी में अगर आप फेल तो वैसे भी सब में फेल, तो कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसलिए हिंदी में आप थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं, जैसे अदर सब्जेक्ट को अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे वक्त देते हो, डेली आप इसको केवल आधे घंटे दीजिए, 40 मिनट दीजिए, वो भी पर्याप्त है। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम देखेंगे बच्चों पूरे के पूरे व्याकरण वाले पोर्शन को। तो आज यहां पर जो भी टॉपिक्स हम देखेंगे सारे वो व्याकरण वाले इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना। और यहां से आपको बता दिया बबुआ कि 36 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग भी भैया कमेंट करिएगा कि यहां से कितने आप सॉल्व कर सकते हैं, वो बाद में कमेंट करिएगा। ठीक है बबुआ। चलिए शुरुआत होती है आपके मुहावरों से। पहला जो यानी व्याकरण का जो पोर्शन होगा भैया, वो होगा मुहावरा या फिर लोकोक्तियां दिया रहेगा। बोलेगा कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। और ये टॉपिक प्यारे बच्चों 2 नंबर का होता है। मतलब इनमें से ये आपके 4 दिया रहेगा। कितने? 4 दिया रहेगा और 4 में एक ही करना है बबुआ, इसलिए ये बड़ा ही आसान हो जाता है। और कितने नंबर में आएगा? तो बबुआ 2 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे आपके भैया ये दिए गए हैं। पहला दिया गया है बच्चों कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। तो बोलेगा अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग करिए। तो सबसे पहले भैया अपने को अर्थ लिखना होगा। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका सबसे ज्यादा जरूरी अर्थ ही होता है। अर्थ क्या है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। ये आपने गांव देहात में भैया बहुत सारे लोगों से ये कहावत जो मुहावरा है, लोकोक्ति आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। इसका मतलब यह है कि दिखावटी परहेज। क्या है बच्चों? दिखावटी परहेज। ठीक है भैया, दिखावटी परहेज। अब दिखावटी परहेज का मतलब क्या है? जैसे क्या है, मान लेते हैं कि रमेश वैसे तो प्याज नहीं खाता है, लेकिन प्याज से बनी पकौड़ियां बड़े मजे में खाता है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम यही तो कहेंगे कि भैया गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। मतलब साफ साफ पता चल रहा है भैया गुड़ तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गुड़ डालकर गुलगुला बना दिया जाए, है ना, जो महुआ का बनता है, तो अगर उसको बना दिया जाए तो उसको एक आदमी नहीं खाता है। भले गुड़ खाता है लेकिन गुलगुला नहीं खाता है, तो यही तो हुआ। तो इसका मतलब भैया दिखावटी परहेज। और प्यारे बच्चों आपको जैसे वाक्य प्रयोग एक बता दे रहे हैं, जैसे वाक्य प्रयोग कैसे करना होगा ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे वाक्य प्रयोग में हमने बताया ना, लिख सकते हैं कि रमेश प्याज नहीं खाता है, नहीं खाता है, लेकिन प्याज से बनी पकौड़ी बड़े प्रेम से खाता है, इसे ही कहते हैं गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। तो भैया आपको इसी तरह से बच्चों एक वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक है, यहां बोलेगा अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं भैया, किसी का भी नाम लिख सकते हैं और कोई भी एग्जाम्पल, जरूरी नहीं यही चीज आप लिखिए। ठीक है ना, बस ऐसा लिख देना है। अब उसके बाद जैसे यहां पे भैया और हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो भैया अर्थ क्या हो जाएगा? ये भी आपने सुना है, आदमी बोलते हैं ना कि भैया परेशान ना रहो,
जैसी करनी है भरनी भी वैसी होगी। जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा। क्या होगा बच्चों? बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि आज अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो उसका परिणाम भी बुरा मिलेगा एक दिन। इसका मतलब हो गया कि भैया जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है ना? जैसे यार लिख सकते हैं कि रमेश ने सुरेश को उसकी सहायता करने से मना कर दिया और एक दिन वो खुद मुसीबत में फंस गया, तो इसका मतलब वही तो हुआ भैया कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, फिर उसका दिन फिर आया, वो भाई हेल्प नहीं करेगा। तो वही चीज है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप किसी के साथ आज बुरा कर रहे हो तो यकीनन उसका जो परिणाम है ना आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो अर्थ कुछ भी मतलब वाक्य प्रयोग कुछ भी लिख सकते हैं। अगला, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? तो इसका अर्थ हो जाएगा भैया स्वावलंबी होना। क्या चीज? स्वावलंबी। स्वावलंबी होना का मतलब यह है भैया कि आत्मनिर्भर रह जाना। क्या भैया? आत्मनिर्भर बोले तो खुद के ऊपर क्या है, मतलब पूरी तरह से आश्रित हो जाना, यानी पूरी जिम्मेदारियों को उठा लेना, ये होता है स्वावलंबी होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना। आदमी बोलते नहीं कि भाई जब तक लड़कों बच्चों हमार अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए भैया हम उसका ब्याह कहाँ करबे। ठीक है, तो आप कुछ भी वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं कि आज के टाइम पर लड़कों का विवाह तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए। तो ऐसे आप वाक्य प्रयोग बना सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे बना सकते हो तो बड़ा ही बेहतर होगा भैया, एग्जामिनर भी एकदम खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है जैसे अंधे की लकड़ी होना। तो भैया अंधे की लकड़ी का मतलब है प्यारे बच्चों एकमात्र सहारा। क्या होना भैया? एकमात्र सहारा। ठीक है, एकमात्र सहारा। वैसे ही है भैया अंधे की लकड़ी। जैसे अंधे की लकड़ी का मतलब भैया अब अंधे के लिए सहारा क्या है? तो उसकी लाठी ही होती है, उसकी लकड़ी ही होती है। ठीक है, तो इसी तरह से भैया आप कोई भी जैसे एकमात्र सहारा तो लिख सकते हैं कि जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता के लिए अंधे की एक लकड़ी थे, यानी उनके लिए वही एकमात्र सहारा थे। जब उनको सूचना मिलती है कि उनके पुत्र मतलब उनका जो लाल है अब नहीं रहा, उसका वध हो गया है, तो वो भी क्या है वियोग में तड़प तड़प कर त्याग देते हैं अपने प्राण को। तो इसका मतलब है उनके लिए सहारा श्रवण कुमार ही थे। ठीक है, उनके जो अंधे माता पिता थे। तो यहां लिख सकते हैं, बहुत सुंदर सा उदाहरण है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। तो प्यारे बच्चों हमने वाक्य प्रयोग सबके बता भी, एक आपको बता दिया है यहां से लिखकर किस तरीके से लिखना है हमने समझा दिया है। बाकी भैया आपको तो 4 में एक ही करना होगा, हम तो सभी बता रहे हैं, इसलिए ये बड़ा ही आसान होता है 2 नंबर का, एकदम फ्री में है, एकदम आपके ये जेब में 2 नंबर फ्री के गए। ठीक है, चलिए वैसे भी ये सारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं भैया, अब बात कर लेते हैं आपका अपठित गद्यांश पर आधारित या अपठित पद्यांश देगा। और भैया आपको बता दे पहले बच्चों ये इसके स्थान पर पहले यहां पर आता था क्या चीज? विभक्ति वचन संधि विच्छेद आता था, और ये पूरे 5 नंबर का है। जब से ये ऐड हुआ है यानी ये जब पूछा जाने लगा तो ये बच्चों का काम और भी आसान हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे उनको संधि विच्छेद वगैरह बिल्कुल आता नहीं था, कितना भी पढ़ते थे। ठीक, विभक्ति वचन ठीक है ना, याद करो रामा रामो करके। ठीक है, नदी का याद कर लो और बालक का याद कर लो, बालिका का याद कर लो, राम का याद कर लो। आप भी इस तरह से बहुत सारा लोड बच्चों को दे दिया जाता था और 5 नंबर में था। ठीक, संधि विच्छेद प्लस विभक्ति वचन दोनों मिलाकर 5 नंबर का। अब उसको हटाकर उसके स्थान पर एक आपका अपठित गद्यांश जो आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं है, किसी बुक वगैरह से नहीं होगा, लेकिन आसान होता है। तो आपको ये पूरा गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा, कविता के रूप में भी दिया जा सकता है, बट ज्यादातर 90% केस में ऐसे ही आएगा। ठीक है, गद्यांश ही तो कहेगा। इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न है इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको ये बोला जाएगा। ठीक, चलिए तो पहले आप ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा क्योंकि बात 5 नंबर की होती है। और भैया ये 100% प्यारे बच्चों मिलते हैं, 100% इनका नंबर जो है एकदम सॉलिड होता है। जैसे दिया है कि दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं,
समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती है। ठीक है, हम समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं कि जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई। यानी जब समस्याएं आती हैं तो भैया हम क्या है, हथियार डाल देते हैं और ऐसा भी लगता है कि बहुत भारी मुसीबत आ गई है। ठीक है, दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं, जबकि परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यदि आप गलत हैं तो हताशा से उबरने के लिए साहस से काम लीजिए। उबर के लिए लिखा है तो उबरने के लिए। अब इसको आपने पढ़ लिया। अब भैया आपके सामने 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का नीचे वाला, इस तरह से 5 नंबर के। अब कह रहा है कि समस्या का हल कहां होता है। अगर आप नजर डालिए, हमने बताया अपने ध्यान से पढ़ा तो देखिए, अगर आप पढ़ते जाएं बच्चों तो एक जगह पर यहीं नीचे कहीं दिखा, देखिए मिल गया कि भैया किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। तो मिल गया ना, तो ये तो एकदम बच्चे भी कर सकते हैं, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन होता है ये। तो यहां पर लिखेंगे भैया, लिखेंगे समस्या का हल, समस्या का हल उसकी जड़ में होता है, यानी उस समस्या की जड़ में ही होता है। भैया मिल गए बच्चों 2 नंबर। आगे है किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है। आगे अगर देखिए भैया तो ऊपर से पूरा पढ़ते चले आइए तो बीच में कहीं लिखा था, देखिए आगे है जैसे भारी समस्या, फिर दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं, जबकि परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो मिल गया भैया। यहां पर कह रहा है कि किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, यानी हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो कह रहा है कि जब हम परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करेंगे तभी आसानी से इसके समाधान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे भैया, इस लिखेंगे परिस्थितियों, लिखेंगे परिस्थितियों, एक मिनट, परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके। भैया आप ऐसा शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे कि परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके हमारी समस्या सुलझ सकती है। ठीक है ना, देखा कितना आसान है। आगे है हथियार डालने का अर्थ क्या होता है। हथियार डाल देना का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर बोलते हैं ना कि क्यों, क्या हुआ, हो गया, निकल गई है हेकड़ी, हथियार डाल दिया, इसका मतलब है हार मान लेना। ठीक है भैया, हथियार डालने से मतलब है प्यारे बच्चों हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना, ये होता है हथियार डाल देना। क्योंकि यहां पर लिखा गया है ना भैया कि देखिए हम कहां गया है, बल्कि हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं कि जैसे भारी मुसीबत आ गई है। यानी जब भी कोई समस्या हो, जब उसका समाधान नहीं समझ में आता है तो हमें यही लगता है कि भैया अब कुछ भी नहीं होगा, और हम उसके बारे में सोचना या फिर उसके लिए अब क्या उपाय किया जाए ये सब कुछ बंद कर देते हैं, मतलब हथियार डाल देते हैं, बोले तो हार मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भैया आपका क्या होगा, ये अपठित गद्यांश वाला पोर्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। तो यहां से इस तरह से आपका एक देगा 5 नंबर का। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब यहां से भैया ये बड़े आसान होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका समानार्थी आएगा, विलोम आएगा। 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले भैया। ठीक, अब देखिए यहां से हमने बताया समानार्थी होगा आपका, विलोम हो गया आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, करेक्शन वाला हो जैसे हिंदी में होता है ना, तो वाक्यों को शुद्ध करना सभी होंगे। ठीक है, पूरा इंग्लिश की तरह चलता है भैया यहां पर भी। अब देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। और प्यारे बच्चों 1-1 नंबर का, भैया यहां से भी 1 नंबर मिल जाएगा, यहां से भी 1 नंबर, और ये दोनों करना होगा, ऐसा नहीं कि 2 में 1, दोनों करना हो। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे निर्देश दे देगा कि हाँ कितना करना होगा।
तो कह रहा है कि बात और वात का सही शब्द युग्म, इसका सही जोड़ा क्या होता है। ठीक है, बातें और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विकार और शिकार। तो भैया बात का, ये वाले बात का मतलब बातें, ठीक है, जो हम बातें करते हैं, और इस वात का मतलब होता है वायु, हवा। तो बातें और हवा या वायु, मतलब बातें और वायु ऐसा कहां पे है, तो भैया पहले वाले में ही है बच्चों। क्या है भैया, पहले वाले में ही है, तो ये हो जाएगा सही विकल्प। ठीक है ना। अगला है भैया, देखते हैं कि वाहन और बहन। देखिए बड़ा परेशान करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से देगा आपको कि वाहन क्या है, बहन। विकल्प है भैया दोनों और भगिनी, बहना और बहिनी, दोनों और पत्नी, या फिर बहना और भगिनी। तो देखिए समझिएगा, इस वहन का मतलब होता है, वाहन मतलब ले जाना, ढोना, वाहन का मतलब ले जाना, ढोना, या फिर बहना भी हम कह सकते हैं। ठीक, कोई चीज वहन कर रहा है मतलब बह रहा है। ठीक है, और इस वाले बहन का मतलब होता है बहन, सिस्टर। ठीक है, तो भैया दोनों और भगिनी ये तो होगा नहीं, बहना और बहिनी ये भी होगा नहीं। ठीक है, और दोनों और पत्नी ये भी नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद अगला है बहना और भगनी। तो ये बहना का मतलब वो सिस्टर वाली बहना नहीं जो बहता है, ठीक है, जैसे पानी बह रहा है ना तो बहना, और इस वाले बहन का मतलब भगनी। तो भैया यहां पर यही वाला जो विकल्प होगा बच्चों ये सही हो जाएगा। ठीक है, बहना और भगनी। ठीक, आई बात समझ में। चलिए, तो इस तरीके से आपका शब्द युग्म वाला होगा। अब उसके बाद भैया अगर हम आगे चलेंगे तो अगला जो क्वेश्चन होगा बबुआ आपका वो हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो अनेकार्थी, अनेकार्थी, और इसमें भी फिक्स होता है। आप 10 से 15 ऐसे देख लीजिए, एकदम श्योर होता है। वैसे भी 3 से 4 वीडियो इस तरह के हम लाएंगे, एकदम निपट जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिंदी में 90+ फोड़ोगे। देखिए भैया कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो अब की बार आपके ये 3 से 4 दिया रहेगा एग्जाम में, यहां से भी किसी एक के 2 अर्थ लिख देना है, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, कितने नंबर का भैया, 2 नंबर का। जैसे दिया है अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है, एक अनंत का मतलब भैया आकाश होता है। अनेकार्थी की बात कर रहा है, पर्यायवाची नहीं। अनंत का मतलब आकाश, और एक अनंत का मतलब होता है भैया शेषनाग। ठीक है, शेषनाग। तो भैया ये अनंत का आकाश हो गया, शेषनाग, और बस इतना बहुत है, 2 पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सारे और भी हैं लेकिन 2-2 रखिए, तो ये हो गया। तो आप जैसे आपके सामने 4 से भाई 3 से 4 देगा, किसी एक का 2 अर्थ लिख दिए, हो गया, 2 नंबर मिल गए, और अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी हम तो यहां सभी करवा रहे हैं ताकि याद भी हो जाए आपको। चपला का मतलब देखिए, ये जितने हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा ये रिपीट होते हैं, ऐसा कोई साल नहीं भैया जब ये ना पूछे जाए, इसीलिए हमने सब चुन के रखा है। चपला का मतलब होता है भैया, एक तो होता है बिजली, ठीक है, एक हो जाता है भैया बिजली। चपला का मतलब भैया लक्ष्मी भी होता है, और एक चपला का मतलब चंचल स्त्री भी होता है, चंचल स्त्री। ठीक है, ये चपला के मतलब हो गया। अब उसके बाद अगला है कुल। कुल का मतलब होता है भैया एक परिवार होता है, एक तो कुल का मतलब वंश जिसको बोलते हैं, वंश। ठीक है, वंश, और एक कुल का मतलब होता है, कुल मतलब जो टोटल होता है, संपूर्ण जिसको बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ठीक है, अब उसके बाद अगला जैसे मधु है, मधु का मतलब होता है शहद भी होता है भैया, मधु का मतलब होता है भैया शराब भी, और यहां पे मधु का मतलब भैया मीठा भी होता है। ठीक है, मीठा, और यहां पे इसका बसंत भी होता है, याद रखना। तो जिनके भाई 3 है तो 3 लिख दिया है, और भी हैं जितने याद है हमने लिख दिए, बट आपको 2 से ज्यादा नहीं लिखना। भले आपको 4 याद हो, 5 याद हो, लेकिन ज्यादा लिखने से अगर सोचते हैं नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, मिलना 2 ही नंबर है तो 2 ही लिखना है आपको, चाहे 4 याद हो चाहे 5 याद हो, इससे कोई मतलब नहीं भैया। आपको 2 है तो 2, जितना कहा जाए उतना करना है, अपने से नहीं। ठीक है ना, चलिए फिर आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं बच्चों। अब उसके बाद भैया आ जाएगा आपका अनेकार्थी शब्द, मतलब सॉरी अनेकार्थी कह रहे हैं कि वाक्यांश वाला, यानी अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, जैसे भैया देखते हैं, बोलेगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या बोलेंगे।
भाई जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो क्या कहेंगे, बागी कहेंगे, या फिर भैया फिर विश्वासघाती कहेंगे, या देशद्रोही कहेंगे, या विद्रोही। बागी वो होता है जिसने बगावत किया हो किसी के खिलाफ, ठीक है। विश्वासघाती जो विश्वास के साथ खिलवाड़ जिसने किया हो, विश्वास को तोड़ा हो, वो विश्वासघाती। और भाई कह रहा है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसे तो देशद्रोही ही कहेंगे ना, उसे क्या कहेंगे, गद्दार आदमी होगा वो देशद्रोही, और विद्रोह करने वाला विद्रोही होता है, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा। मिल गए भैया आपको 1 नंबर। अगला ये भी 1 नंबर का, तो जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? विकल्प है दावाग्नि, या फिर बड़वाग्नि, या फिर भैया जठराग्नि, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहां से भैया सारे महत्वपूर्ण हुए, इसीलिए विकल्प भी हमने ऐसे लिखा है। आग से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो भैया जो जल में लगने वाली आग होती है उसको तो बोला जाता है भैया बड़वाग्नि, ठीक है। बड़वा नल या बड़वाग्नि कहा जाता है। अब देखिए यहां पर भैया हमने सारे महत्वपूर्ण विकल्प रखे हैं। दावाग्नि क्या होता है? तो दावाग्नि होता है भैया जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको दावानल बोलते हैं या फिर दावाग्नि बोलते हैं। जठराग्नि क्या होती है भैया? तो ये पेट में लगने वाली आग। अब पेट में लगने वाली आग का मतलब भूख से है, ठीक है, या फिर पेट में जैसे है ना आमाशय में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो चीज, पेट में लगने वाली आग। तो पेट में लगने वाली आग जठर आग में, क्योंकि जठर रस किसमें पाया जाता है? तो अमाशय में स्रावित होता है। अमाशय में स्रावित होता है भैया, तो जठर रस से वहीं से जठराग्नि, यानी जठर में लगने वाली आग जठराग्नि, या पेट में लगने वाली आग होती है। दावाग्नि जंगल में लगने वाली, जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए भैया, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, काम की चीज है। हो गया, आगे चलते हैं। आगे भैया अब देखिए शुद्धिकरण वाला होगा, वाक्यों को शुद्ध करना होगा बबुआ, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए और 2 नंबर जेब में आपके, ठीक है ना। 2 नंबर भैया आपकी जेब में गए। देखिए बोला है आपके 4 विकल्प होंगे, 2 ही को शुद्ध करना है, ठीक है। चारों को मत कर देना, भले आपको सब आता हो लेकिन 2 ही करना, हम तो चारों करवाएंगे यहां। देखिए अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? तो इसका शुद्ध होगा भैया अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा नहीं भैया, ठीक। रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। आगे देखिए कह रहा आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, तो इसमें गलती कहां है? तो भैया बुद्धिमान नहीं होता है, बुद्धिमती लगता है, पुल्लिंग के साथ बुद्धिमान चलता है। तो लिखेंगे भैया कि आपकी पुत्री पद्मा क्या बहुत बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमती है, ठीक है। आगे देखिए तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तो भैया पढ़ाई करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो लिखेंगे भैया कि तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ये सही होगा, मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगला है मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, तो भैया क्या होगा? मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, तो भैया यहां प्रातः काल के समय, अब प्रातः काल खुद समय है तो यहां समय लगाने की जरूरत नहीं, तो मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा? मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, तो भैया मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भैया थोड़ा बहुत विभक्ति वचन को लेकर के, कर्ता कारक क्रिया को लेकर कुछ त्रुटियां होंगी, ठीक है। उन्हीं त्रुटियों को, उन्हीं गलतियों को सुधार कर सही लिखना होगा, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों आपका रस छंद अलंकार होगा। जो रस छंद अलंकार है भैया यहां से भी सॉलिड नंबर होंगे, ये सब 2-2 नंबर वाले होंगे, रस भी 2 नंबर का, ठीक है। अलग से फिर से एक हम वीडियो ला देंगे रस छंद अलंकार की, कोई दिक्कत ना। हालांकि प्रीवियस ईयर में था, अब तक 5 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने देखा है, देखना है तो देख लेना, नहीं तो फिर से ला देंगे, ठीक है वीडियो।
इसमें परेशान ना रहना। अब देखिए भैया, इसमें ये क्वेश्चन है कि वीर रस अथवा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो भैया श्रृंगार रस जैसे यहां पे है, ठीक, श्रृंगार रस लिख लिया है इसकी भी। अब देखिए, कोई भी रस हो परिभाषा सभी का एक जैसे होगा। जैसे भाई क्या है, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो भैया सभी का परिभाषा एक जैसे, बदलना है तो अपने को केवल और केवल अस्थाई भाव, तो सभी में केवल यही परिवर्तन होगा। जैसे भैया ये आपका वीर है तो लिखेंगे जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से तो भैया वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो करुण हो गया तो इसे इसी तरह से करुण हो गया। और आपका जैसे भाई हो गया क्या कहते हैं, वीर रस हो गया, करुण रस हो गया, हमने बताया ना, श्रृंगार रस हो गया। तो जो भी बदलना है यहीं पर अस्थाई भाव को ही बदलना है। किसको बदलना है? अस्थाई भाव को ही। बाकी परिभाषा सबके साथ वही चिपका देना है भाई। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे यहां पर उदाहरण आपका दिया है भैया, देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, तो भैया ये कब किस, क्योंकि देखिए श्रृंगार में यहां वियोग और संयोग की बात नहीं किया है, केवल श्रृंगार रस। तो ये वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, क्योंकि दो तरह के श्रृंगार रस होते हैं। ठीक है, जब नायक न और नायिका के मिलन का भैया जिक्र किया जाए, प्रेमी और प्रेमिका के, तो वो संयोग होता है, मिलन होता है। और जब उनके बिछड़ने की बात आ जाए वियोग होता है। ठीक है ना। तो जैसे यहां पर ये वियोग रस, वियोग श्रृंगार से है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये भाई तब की बात है जब सीता जी का हरण हो जाता है तो प्रभु श्री राम वन में भटक रहे होते हैं, तो वहां पर पूछते हे खग, हे पक्षीगण, हे मृग, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, मधुकर मतलब भंवरा, श्रेणी का मतलब समूह। तो कहते हैं हे पक्षियों, भंवरों और हिरण के समूहों, क्या आपने यानी आप सभी ने मेरी मृग नैनी अर्थात हिरण जैसी आंखों वाली सीता जी को देखा है? ये पूछते हैं। तो भैया देखिए, इसमें विभाव अनुभाव और संचारी भाव सबका संयोग होगा। विभाव क्या होता है? विभाव का मतलब कारण। अब कारण भैया इनके ढूंढने का क्या है? सीता जी का हरण हो गया है। विभाव, अनुभव यानी इससे अनुभव का मतलब अनुभव करना। अनुभव क्या कर रहे हैं? तो प्रभु श्री राम अनुभव यही भाई दुख यानी ग्लानि हो रही है उनको। ठीक है, और संचारी भाव तो विभाव अनुभाव तथा जो संचारी भाव होता है, तो संचारी भाव में क्या होता है कि वो चीज प्रकट कर देना, जैसे भाई रोने लगना, आंख से आंसू निकलना, वियोग में इधर उधर घूमना। ठीक है, तो ये होता है संचारी भाव। और अस्थाई भाव वो होता है जो शुरू से अंत तक चलता है। तो प्रभु श्री राम के भैया मन में शुरू से अंत तक केवल वियोग की ही भावना है। ठीक है, सीता जी के प्रति वो क्या है? वियोग की भावना है, यानी रति है, प्रेम है। ठीक है, वो चीज। तो बात समझ में आ गई। जैसे दूसरा उदाहरण है कि भैया गाना है। ठीक, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर गाना लिखने से नंबर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, किसने कहा है कि नहीं मिलेगा? बस आपका उदाहरण सटीक होना चाहिए। ठीक है, गाना लिखा है ना कि बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, और इरादे फिर से जाने का नहीं लाना, तुम ही आना। गाना सुना होगा ना कि बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। तो भैया यहां पर भी देखिए वियोग श्रृंगार है, तो श्रृंगार ही रस कि बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। यहाँ पे नायक और नायिका भाई बिछड़े हुए हैं। ये गाना आपने देखा होगा। ठीक है, किस मूवी का है नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है ना। तो वहां पर है कि भाई उनके विरह का मतलब वियोग है, बिछड़े हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि यादें तो बहुत आ जा रही हैं, लेकिन अब की बार जब आना तो याद की जगह केवल तुम ही चली आना, इरादे फिर से जाने का नहीं लाना, तुम ही आना। फिर कहते हैं कि जब तुम आना, अपने प्रियतम को याद करते हुए कहते हैं कि जब तुम आना तो उसके बाद जाने से, यहां जाने का जो मन है, जो बनाए हुए कि यहां से फिर जाने का जो इरादा है वो छोड़ देना। ठीक है ना, ये है। अगला है भैया कि तुमसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, हैरान हूं मैं, और तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, परेशान हूं मैं।
अब कहेंगे सर ये क्या बात, बिल्कुल मिलेगा भैया, क्योंकि विगत ईयर से हम जितने साल से पढ़ा रहे बच्चों ने लिखे हैं वो पूरे सॉलिड नंबर मिले हैं, तो इसके बारे में सोचना नहीं। ये फिल्मी गाने हैं, याद भी हो जाते हैं बच्चों को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ऐसे भी, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं सभी, ऐसा, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। या फिर जैसे हमने बताया ना कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, परेशान हूं मैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये आपका श्रृंगार रस का प्यारे बच्चों उदाहरण हो जाएगा। इस तरीके से आपके मिल गए दो नंबर। आपको भैया 3 नहीं लिखने, आपको तो केवल एक ही उदाहरण लिखना है, तीनों में कोई एक भी छाप देना, कोई दिक्कत ना। चलिए, तो भैया ये काम की चीज है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे आते हैं भैया अलंकार में। जो अलंकार होगा ये भी बच्चों 2 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। बोलेगा उपमा अथवा रूपक, भाई फायदा यही होता है कि अथवा में एक देता है तो एक तो कर ही लोगे डेफिनेटली। उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण लिख करके भैया उदाहरण लिखिए। देखिए उपमा अलंकार, तो भैया यहां पर ध्यान देना, उपमा अलंकार क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। उपमा का मतलब ही होता है तुलना, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वो मतलब, और जब भी तुलना की जाए वो भी समानता के आधार पर की जाए, यानी किसी को भी कम ज्यादा, बड़ा छोटा, अधिक ज्यादा, सुंदर कम सुंदर ना बताया जाए, जब भी तुलना हो दोनों की बराबर का, ठीक है ना, जैसे पॉजिटिव डिग्री में आपने पढ़ा है, ठीक है भैया। उसी तरह से जब ऐसा भी लिख सकते हैं, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुण धर्म के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से हो, तो वहां पर होता है भैया उपमा अलंकार। तो यहां पर वही बताया गया, उपमेय, उपमेय का मतलब जिसकी तुलना हो, उपमान का मतलब प्यारे बच्चों जिससे तुलना हो। जैसे उपमेय, हमारी तुलना किसी और व्यक्ति से की जाए तो हम उपमेय हैं, वो बंदा का क्या होगा, उपमान होगा। तो वही कह रहा है कि जब हमारी तुलना किसी और दूसरे आदमी से समानता के आधार पर किया जाए, यानी मुझे जितना पता है उतना उसको पता है, ठीक है, मैं जैसा हूं वैसे वो है, इसी तरह से बता दिया जाए, ठीक। तो वो होता है उपमा अलंकार, ठीक। जैसे भैया सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। अब प्यारे बच्चों यहां पे समझिएगा, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, सिय मुख मतलब सीता का मुख, चंद्र समाना यानी चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पे भाई अगर बात कर लें, एक जो है सीता जी का मुख है और एक है भैया चंद्रमा, एक क्या है, चंद्रमा। तो भैया यहां पर सीता जी का मुख जितना सुंदर है यानी उतना ही सुंदर ये भी है, ठीक है। सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, यानी सीता जी का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी जितना सुंदर चंद्रमा है उतना ही सुंदर सीता जी का मुख है। तो भैया यहां पर देखिए सुंदरता की तुलना की गई है बट दोनों की बराबर, ठीक है। इसी तरह फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान, है ना, कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो भैया यहां पर फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, यानी फूलों सा या फिर ये चांद सा रोशन चेहरा, आंखों में रंग सुनहरा, हनी सिंह वाला गाना। तो गलत नहीं है, सही है, लिख सकते हैं। तो भैया फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी, फूलों सा चेहरा यानी फूलों की तरह क्या है भैया चेहरा, और कलियों की तरह मुस्कान है, यानी भाई फूल की जैसे फूल होता है उसी तरह चेहरा है, और भैया जैसे कलियां होती हैं उसी तरह मुस्कान है, कलियां थोड़ी सी खिलती है, मुस्कान भी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसी तरह से, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा भैया, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो आप केवल एक ही उदाहरण लिखना, आपको 2 से 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए इसको। हो गया ना, आगे चलते हैं। तो भैया हो गया, अब आएगा बच्चों आपका कि चौपाई अथवा सोरठा।
देगा चौपाई अथवा सोरठा, ठीक है, या फिर बोल देगा भैया ध्यान देना, देखिए यहाँ पे आपका दोहा वगैरह दे सकता है, ठीक, याद रखना। तो चौपाई अथवा सोरठा छंद का मात्रा के साथ लक्षण व उदाहरण लिखिए, भैया मात्रा सहित लिखना होगा, याद रखना। तो भैया देखिए चौपाई में क्या है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद? सममात्रिक, मतलब मात्राएं समान होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण बबुआ? 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे चरण की चौथे से मिलती है, ठीक। क्या कह रहा? तुक पहले चरण की दूसरे से और भाई तीसरे की चौथे से, यानी तुक का मतलब जैसे अंत में इनके भैया उच्चारण देखिए, यहां परागा, यहां अनुरागा, तो गा पीछे आ रहा है, उदाहरण में अनुरागा, फिर यहां परागा। तो और इसी तरह से देखो यहां पर देखिए चारु और यहां परिवारु, तो भैया चारु परिवारु, रू यानी उ अंत में आ रहा है, और यहां परागा आ उच्चारण आ रहा है। तो भैया यही चीज बोल रहा है, इसको तुक बोलते हैं, ठीक है। तो इनके भैया तुक मिलते जुलते रहेंगे, पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, और यति हर एक चरण के अंत में होती है, ठीक है। विराम की बात कर ले। अब जैसे इस यहां पर एक दिया गया है, बहुत सारे चौपाई के उदाहरण हैं, जैसे भाई एक तो एकदम प्रसिद्ध ही है, हर कोई जानता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो भैया वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना तो है और सी कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो हमने एक और लिखा है कि बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो भैया इस तरह से आप प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे भैया, अगर देखिए यहाँ पे है एक और उसके बाद मात्रा एक, और यहां पर देखिए 2 है, यानी दीर्घ होता है, ये लघु होता है, ये दीर्घ, ठीक है। ये लघु का चिन्ह है, ये दीर्घ का मात्रा में। जैसे यहां पर दोनों लघु है, यहां पर भी लघु है, यहां पर भी तीनों लघु है, यानी जैसे छोटा ऊ का मात्रा है तो वो लघु होगा, या छोटी ई का मात्रा है लघु होगा, बड़ा ऊ का मात्रा है, बड़ा आ का मात्रा है, ए का मात्रा है, ऐसे करके तो वो दीर्घ में आ जाएगा। ये भी लघु है और ये दोनों दीर्घ। जोड़ लीजिए भैया, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और उसके बाद 2 16, तो 16 मात्राएं हो गई भैया। इसमें 16 मात्राएं, और आपको वहां से भैया एग्जाम में इसी तरह से लिख करके दर्शाना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिलेगा 2 नंबर, भी नहीं करेंगे 1 ही नंबर मिलेगा। जैसे यहां लघु है, यहां पर भी लघु है, यहां लघु, क्योंकि सब में ये छोटा ऊ का मात्रा है, यहां पर भी छोटा ऊ, और यहां पे चा में भी छोटी ई का मात्रा है, तो तीनों लघु होंगे, दीर्घ नहीं, गुरु नहीं होंगे। ये भी और ये दीर्घ होगा क्योंकि बड़ा आ का मात्रा है, यहां पर भी लघु, ये लघु, ये भी, और यहां पर भी एक लघु, यहां पर भी, ये दोनों दीर्घ। तो इसमें भी आप जोड़ लीजिए 3 2 5 1 6 2 8 2 मतलब 10 2 12 2 14 2 16। तो प्यारे बच्चों इसमें भी 16 मात्राएं हो जा रही हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, इसमें भी 16 मात्राएं हो रही हैं। इसी तरह से इसमें देख लीजिए, ये लघु है, ये भी लघु है, ये लघु, ठीक है। छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा वगैरह लघु है, याद रखना, ठीक। ये माँ में बड़ा ऊ का मात्रा है तो ये दीर्घ है, ये लघु, ये लघु, ये। और इसी तरह से ये दीर्घ है, गुरु जिसको बोलते हैं, ये है लघु, ये गुरु है, ये गुरु है, यानी दीर्घ है। जोड़ लीजिए 3 2 5 3 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो भैया 16 मात्राएं इसमें भी हो गया। इसी तरह से भैया इसमें जोड़ लीजिए 1 1 1 यानी लघु, इसमें भी तीनों लघु, इसमें भी दोनों लघु, इसमें भी लघु, यहाँ पर भी लघु, ये भी लघु, और ये दोनों दीर्घ। तो भैया 3 3 6 3 9 2 11 1 12 2 14 2 16, तो इसमें भी 16 मात्राएं हो जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों सभी में अगर आप नोटिस करें तो भैया 16 मात्राएं हैं, तो ये हो जाता है चौपाई छंद। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब देखिए भैया आपका जो 5वां होगा वो भैया जैसे टॉपिक होगा, यानी जो हमने बताया ना 6 टॉपिक में से 5वां टॉपिक है आपका, वो होगा भैया पत्र, ठीक है।
चाहे वो आवेदन पत्र हो चाहे प्रार्थना पत्र हो भैया, ठीक है, शिकायती पत्र हो, बट आपका ज्यादातर यही पत्र प्रार्थना पत्र एक और ये सामान्य पत्र आता है। जैसे भैया 3 से 4 टॉपिक एकदम फिक्स होते हैं, 100 में 100% वाले, और ये टॉपिक आता है 6 नंबर का। जैसे भैया यहां पे देगा एक अपने मोहल्ले में सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, और ये तो भैया मान के चलिए 80% तो यही ऊपर वाला ही पूछ लेता है, और अथवा में देगा इसलिए और फायदा है। तो एक मोहल्ले की सफाई हेतु वाला याद रख लो। दूसरा देगा भैया बैंक में शाखा प्रबंधक को, भाई आप ऋण लीजिए, आप ऋण यानी कर्जा चाहिए आपको, तो एक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना होगा। अब उसमें कोई भी विकल्प जैसे देगा अपने शाखा बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, या कहेगा कि भैया मोबाइल शॉप की मतलब मोबाइल की दुकान खोलने हेतु ऋण चाहिए, या बोलेगा होजरी की दुकान, ठीक है, जिसे कॉस्मेटिक वगैरह की होती है, या फिर बोलेगा भैया आपको लेखन सामग्री कॉपी किताब की दुकान खोलनी है, या आपको बोल देगा कुक्कुट पालन करना है उसके लिए। तो भैया चाहे जो विषय कहे, लेकिन हमारा मेन भैया मकसद जो मेन विषय है वो तो यही है कि बैंक से हमको ऋण चाहिए, ठीक। और तीसरा सबसे ज्यादा बोलेगा लिपिक पद हेतु भैया पत्र। लिपिक पद का मतलब जैसे क्या है, आपको किसी स्कूल में भाई प्रवक्ता के रूप में यानी एक लेक्चरर के रूप में वहां पे पढ़ाना है, या टीचर के रूप में पढ़ाना है भैया, तब एक पत्र, ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों किस तरीके से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ऋण वाला लिखा है, ऋण हेतु, ठीक, कैसे आपको मतलब ऋण चाहिए आपको और किस तरीके से लिखेंगे। तो भैया शुरुआत करेंगे सेवा में, सेवा में, ठीक है, सेवा में। उसके बाद यहाँ पे शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइन प्रयागराज, ठीक, एकदम अपना रियल वाला एड्रेस मत लिख देना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दीजिए शाखा प्रबंधक कहीं भी, भारतीय स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप जैसे हमने भारतीय स्टेट बैंक लिखा है कुछ भी लिख दीजिए, और यहाँ एड्रेस। उसके बाद बच्चों विषय, विषय में भैया आपका विषय मेन क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पर, पूरा पूरा लंबा चौड़ा मत लिख देना, विषय में ऐसे ही लिखा जाता है छोटा। फिर लिखेंगे महोदय, जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना है, जगह छोड़ना है, जैसे इंग्लिश में बताया था भैया। फिर उसके बाद शुरू हो जाइए, कैसे लिखेंगे, चलिए लिखेंगे सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मतलब कानपुर विश्वविद्यालय में मैंने क्या है भैया कि विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला, मतलब मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है, ठीक है। अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। जैसे अगर व्यवसाय का नाम दिया है, जैसे आपको कुक्कुट पालन, जैसे हमने बताया लेखन सामग्री की दुकान के लिए, तो भैया केवल यही बदलाव लास्ट में कर देना है कि हमें मतलब ये ऋण देने की महान कृपा करें, ताकि हम अपनी लेखन सामग्री की दुकान शुरू कर सके, ताकि हम कुक्कुट पालन शुरू कर सके, ताकि हम होजरी की दुकान शुरू कर सके, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान शुरू कर सके। मतलब जो भी विषय देगा लिख देना। अगर कोई विषय नहीं दे रहा है, सीधा दे रहा है केवल ऋण प्राप्ति हेतु, तो प्यारे बच्चों जिस तरह से ये हमने लिखा है वो पूरा सेम टू सेम आपको छाप देना है, ठीक। यहाँ नीचे दिनांक डाल करके भाई रियल वाला एकदम एड्रेस मतलब वो डेट मत लिख देना, कुछ भी लिख दो, और यहाँ प्रार्थी में का खा गा लिख देना है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया ना। अब उसके बाद जो छठा होगा भैया, जो छठा टॉपिक होगा आपका व्याकरण से मिलता जुलता भैया, वो हो जाता है पत्र लेखन, ठीक, सॉरी कह रहे पत्र लेखन, पत्र लेखन तो हो गया भैया। क्या हो जाता है निबंध। ये भी प्यारे बच्चों पूरे के पूरे 9 नंबर में, ठीक है, एक कम पूरे 10 नंबर, और ये एकदम सॉलिड वाला नंबर होता है, ठीक है। हर कोई इसको अच्छे से कर लेता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे करने का सभी कर लेते हैं, लेकिन नंबर किसी को 5 मिलता है, किसी को 4 मिलता है। अब क्यों मिलता है, कारण क्या है, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आता तो सबको निबंध है भाई, आप पिछली कक्षाओं में प्राइमरी से आपने कक्षा 5-6 से ही शुरू कर दिया है निबंध लिखना, लेकिन यहाँ पर पैटर्न अलग होता है ना, वो निबंध यहाँ थोड़ा अंतर होता है, ठीक।
तो भैया कुछ टॉपिक आपके 3 से 4 टॉपिक दे देगा और किसी एक पर कहेगा अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे भारत में आतंकवाद का भी कारण और समाधान, राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, और एक पर्यावरण प्रदूषण। क्या है भैया? पर्यावरण प्रदूषण। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपके सामने 3 से 4 टॉपिक होगा, किसी एक के बारे में लिखना है। अब देखिए, चलिए हम आपको एक समझा देते हैं अच्छे से, वो भी इसको, क्योंकि इसको इसलिए समझा रहे हैं ये वाला, क्योंकि बच्चों यहां से आपके कई टॉपिक मिलेंगे। जैसे भैया ये पहला तो हो गया आपका भ्रष्टाचार। पहला तो भैया ये भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया, पहला तो यही हो गया। दूसरा भैया आतंकवाद, आतंकवाद। तीसरा हो गया भैया बेरोजगारी। उसके बाद और हो गया महंगाई। तो भैया इनमें सभी में बोलेगा भ्रष्टाचार कारण और निवारण या समस्या और समाधान, आतंकवाद कारण और निवारण, इसी तरह बेरोजगारी कारण और निवारण, इसी तरह महंगाई कारण और निवारण। तो भैया सभी में इसी तरीके से देगा प्यारे बच्चों। तो इसको चलिए समझ लेते हैं कैसे लिखना है। अगर एक समझ गए तो भैया इस तरह से आपके 4 टॉपिक एक ही बार में तैयार हो जाएंगे, यानी एक साथ, क्योंकि इनमें से कोई एक तो डेफिनेटली टपकता है, एक जरूर आएगा भैया, चाहे भ्रष्टाचार पे आए, चाहे आतंकवाद पे, चाहे बेरोजगारी पे, चाहे फिर महंगाई पे। तो कैसे लिखना। और एक किसान त्रासदी देखता है, यानी किसान की, भारतीय किसान की समस्या और समाधान। तो भैया चलिए देखते हैं, ठीक है। ये पूरा एकदम से हमने कॉपी ही आपका कॉपी में लिख दिया कि जैसे हूबहू आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी आएगा। कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। तो भैया जैसे ये टॉपिक दिया है, ये क्या है आपका, जैसे टॉपिक दिया है, तो भैया करना क्या है आपको, सबसे पहले बच्चों याद रखना, हेडिंग बना लेनी है रूपरेखा। क्या बनानी है? रूपरेखा। अब रूपरेखा में पूरे निबंध में आप क्या लिखने वाले हो वो पूरा लिखिए। जैसे भैया हमारी हेडिंग क्या क्या होगी, पहली प्रस्तावना होगी, दूसरी हमको लिखना है भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, यानी अगर महंगाई आ गई तो महंगाई का अर्थ क्या है, बेरोजगारी आ गई तो बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ठीक है। इसी तरह से याद रखना, हमने बताया ना आतंकवाद आ गया तो आतंकवाद का अर्थ क्या है, मतलब सब में मिलता जुलता हेडिंग होगा, इसीलिए बता दिया। अब अगला भ्रष्टाचार का कारण क्या है, ठीक है, चाहे जो टॉपिक हो, आतंकवाद है तो उसका कारण क्या है, महंगाई है तो उसका कारण क्या है, बेरोजगारी है उसका कारण क्या है, तो हेडिंग तो सब मिलेंगी। अब उसके बाद अगला है कि भैया इसको दूर करने के उपाय या इसका निवारण, ठीक है। फिर अगला है भैया आपकी ये हेडिंग होगी उपसंहार। तो प्यारे बच्चों रूपरेखा में अब भैया अपन क्या करेंगे, वो सारी भैया यहाँ पे टॉपिक्स अपने को लिखा जाता है जो हम इस निबंध के अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए जैसे में भैया ये तो रूपरेखा में आपको इतना लिखना है। अब शुरू करेंगे आप प्रस्तावना से, शुरू करेंगे प्रस्तावना से। जैसे लिखेंगे प्रस्तावना में भैया मेन टॉपिक 2 से 3 लाइन लिख दीजिए कि भ्रष्टाचार किसी समय या स्थान से संबंधित नहीं है, भ्रष्टाचार की जड़ें आज समाज में गहराई तक फैली हुई हैं। भ्रष्टाचार के लिए 2 बातें होना आवश्यक है, पहली यह कि कोई कर्मचारी गैर कानूनी रूप से कोई उपहार स्वीकार करता हो, या दूसरी यह कि वह किसी विशेष पद पर आसीन हो, ठीक है। तो ये चीज आप ऐसे प्रस्तावना में 2 से 3 लाइन लिख देंगे, याद रखना, स्क्रीनशॉट करते चलिए क्योंकि काम की चीज है। और उसके बाद भैया आपकी जो हेडिंग हमने बताया कारण, ठीक है, ये भ्रष्टाचार का भैया क्या हो गया, प्रस्तावना हो गया, ठीक। भ्रष्टाचार का अर्थ यही लिख देंगे। अब भ्रष्टाचार का जैसे हमने बताया अर्थ लिखना है, ठीक है। अर्थ वाला यहाँ पे हेडिंग शायद नहीं लिखा है, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रस्तावना हो गया भैया। अब उसके बाद यहां पर क्या देखा था, अच्छा प्रस्तावना के बाद अर्थ, अर्थ देखिए, अर्थ वाली हेडिंग लिखना भूल गए, प्रस्तावना लिखा है लिखना भूल गए, अर्थ में भैया लिख देना है। देखिए आपकी अगली हेडिंग जैसे अर्थ बनाएंगे तो अर्थ यही लिखेंगे, भ्रष्टाचार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सरकारी, जैसे हमने बताया कि सरकारी काम में कार्यरत हो या किसी ऊंचे पद पर आसीन हो और वो अपने काम के बदले, मतलब जहां फ्री काम होना चाहिए, यदि अपने काम के बदले मोटी रकम लोगों से वसूलता है, ठीक है, रिश्वत लेता है, सीधा सा कोई भी कर्मचारी यदि क्या करता है, रिश्वत लेता है, तो वो होता है भाई भ्रष्ट व्यक्ति, यानी ये घटना, ये प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार होती है। तो आप अर्थ में
कोई भी बना देगा। जैसे आतंकवाद का अर्थ लिखना हो तो भाई आतंकवाद की कोई भी, हमने बताया ना, इनकी कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब, इनका कुछ नहीं होता है। बस एक काम होता है कि क्या करना भाई, किसी को अगवा कर लेना और उसके बदले में भाई मोटी रकम की डिमांड करना, मांग करना। तो ये होता है। महंगाई में जैसे आप लिखेंगे अर्थ, महंगाई में ये लिख देंगे कि भाई जब कोई किसी वस्तु का कीमत व्यक्ति के जेब के पकड़ से बहुत ज्यादा दूर हो जाए, यानी उनके कमाई से बहुत ज्यादा लगने लगे, तब वो महंगाई होता है। तो चाहे जो जिस चीज का अर्थ हो ऐसे लिख देना है। अब आ जाएंगे प्यारे बच्चों कारण पे। कारण क्या है भ्रष्टाचार के भैया? निम्नलिखित कारण है। पहला है चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना, ठीक है ना। ये भैया आज चुनाव प्रणाली में देख रहे हैं भैया, चाहे वो जिस भी चीज का चुनाव हो, गांव में तो प्रधानी को ही देख लीजिए भैया, क्या बवंडर मच जाता है जैसे ही गांव में प्रधानी आ जाती है, ठीक है ना। ये जो प्रधान के लिए होता है, फिर बीडीसी के लिए, तो देखा होगा रातों रात न जाने भाई कहानी पूरी बदल जा रही, इतना पैसा लुटाया जा रहा है, इतना इधर उधर, पूरा एकदम भ्रष्ट हो गया है। तो पहला तो यही है चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना, ठीक। दूसरा भैया शिक्षा स्तर का, भैया शिक्षा स्तर में गिरावट, यानी शिक्षा स्तर जितना ज्यादा गिरेगा उतनी ज्यादा भैया भ्रष्टाचार बढ़ेगा। चलचित्र, ठीक है, चलचित्र का मतलब यही सोशल मीडिया, ये भी भ्रष्टाचार के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसा देख करके व्यक्ति का दिमाग ही खराब हो जाता है। और दूरदर्शन मतलब उसी से संबंधित है। अगला है कि भ्रष्ट मंत्री एवं शासक। नेक्स्ट है कि उच्च जीवन स्तर की लालसा। बहुत सारे होते हैं ना कि भाई उनको किसी का सपना होता है कि भाई चाहे चोरी चमारी करें, चाहे जैसे करें, चाहे डाका डालें, कुछ भी करें, हमको एकदम बहुत पैसा कमाना है, राज करना है, बड़ी सी गाड़ी लेनी है, बंगला बनवाना है। तो यही चीज की भैया उच्च जीवन स्तर की लालसा, और यही भाई उच्च जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने की लालच में व्यक्ति चोरी चमारी करने लगता है, रिश्वत लेने लगता है, दुनिया भर के उल्टा सीधा काम। अगला है भैया राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं, हमने कुछ लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से भैया भ्रष्टाचार के कारण में ये सब आपको लिख देना है। आगे आते हैं बच्चों, अब आएंगे भैया इनको दूर करने के उपाय, कि भ्रष्टाचार को दूर कैसे किया जा सकता है। कोई भी हो भाई, महंगाई है दूर करने के उपाय, बेरोजगारी है दूर करने के उपाय, ठीक है, इस तरह से हेडिंग होगी। आतंकवाद है तो भैया दूर करने के उपाय, तो सबकी हेडिंग एक जैसे मिलती जुलती रहेगी। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है शिक्षा स्तर का प्रचार। तो भैया जाहिर सी बात है, अगर शिक्षा स्तर में ज्यादा से ज्यादा भाई वृद्धि नहीं होगी, यानी शिक्षा स्तर में सुधार नहीं होगा, तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा भी नहीं। तो भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक शिक्षित वर्ग में है, अतः सबसे पहले शिक्षित वर्ग के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना होगा। यानी जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको बताना होगा कि आपका कर्तव्य क्या है, ठीक है, तभी। अगला है भैया समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना, यानी समाज कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए संस्थान की स्थापना करनी होगी। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज कल्याण संस्थाएं सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं, अतः इसके लिए प्रत्येक गांव व नगर में संस्थाएं स्थापित होनी चाहिए। मतलब ऐसी संस्थाएं जहां पर समय समय पर जो अधिकारी होते हैं आए, ठीक है, और लोगों को जागरूक करें ज्यादा से ज्यादा। तो इस हिसाब से वो क्या है, संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है भैया कि राजनीतिक नेताओं के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, यानी जितने भी जो घूसखोर नेता हैं, जितने भी बुरे काम इधर उधर करने वाले कपटी नेता हैं, तो भैया जो भ्रष्ट नेता हैं उनके भी नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना होगा। मतलब भ्रष्ट राजनेताओं के द्वारा कई प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। अब भैया पूरा चिट्ठा यहां नहीं खोलेंगे, नहीं तो बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा भैया। तो दूर करने के उपाय में और भी एक दो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आगे चलिए, पहले जैसे यहां है कि मतदान में तो अनेक भ्रष्ट मतलब तरीके अपनाए जाते हैं। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं वह चुनाव प्रचार में खर्च की गई राशि अनुचित साधनों से वसूलने का प्रयास करते हैं। मतलब वही चीज है कि भैया जो भी राजनेता हैं उनके नैतिक स्तर को सुधारना होगा। आज के टाइम में यही कोई सोचता है कि अगर मैंने 25-50 लाख खर्चे किए, इतना पैसा खर्चा किया है, तो वो अगर सत्ता में आ जाता है वो सोचता है कि भैया पहले मैंने जितना खर्च किया है उसे कहां से वसूलूं, ठीक है। तो उनके नैतिक स्तर को सुधारना होगा। अगला है भैया कि पुलिस विभाग में सुधार, क्योंकि आज के टाइम में भैया जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी
कुछ लोगों की वजह से एकदम बदनाम हो चुका है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे घूसखोर आदमी आ जाते हैं, ऐसे घूसखोर आ जाएंगे कि एकदम से भैया पुलिस जो कानून व्यवस्था है उसको तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, लूट चोरी, जो मतलब चोरी डकैती, ठीक है, लोगों को मारना पीटना एकदम खुलेआम होने लगता है। तो ये चीजें पुलिस विभाग में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। अतः उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि उनका कर्तव्य जनता की भलाई करने के लिए है। मतलब बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जिनका भैया बिल्कुल पता ही नहीं होता हमारा कर्तव्य क्या है, लेकिन बहुत सारे हैं तो एकदम भगवान का रूप होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं उनको बस यही लगता है कि मारो पीटो, पैसा वसूलो, कमाई करो मोटी, बस यही हमारा काम है। जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई हम क्या है, जनता की भलाई के लिए हैं, उनकी सेवा के लिए हैं। अगला है दंड व्यवस्था में सुधार, यानी अगर दंड व्यवस्था में सुधार कर दिया जाए, ठीक है, तब भी भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में देखिए कोई अपराध करने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है। तो ये चीज है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आवश्यक ही दंड व्यवस्था में सुधार किया जाए। जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी में यानी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, उनका स्थानांतरण करने के स्थान पर नौकरी से निकाल देना चाहिए। एकदम कड़ा कानून होना चाहिए कि जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी जो सरकारी है, अगर वो भ्रष्टाचार यानी जैसे रिश्वत मांगते हुए या कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए एकदम रंगों हाथ, तो भैया उसका स्थानांतरण करने के बजाय यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका तबादला करने के बजाय सीधे उसे नौकरी से बर्खास्त कर दो, तभी जाकर के उसकी अकल ठिकाने लगेगी। ठीक है, तो भैया ये भी क्या हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, उपाय है। ठीक, क्या है बच्चों, उपाय है। और भी है एक दो, ठीक, बहुत सारे हैं लेकिन इतना बहुत है। अब अपनी हेडिंग होगी उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है, जो समापन होता है, कंक्लूजन। ठीक है, तो उपसंहार में क्या लिखेंगे, भ्रष्टाचार देश की सबसे गंभीर समस्या है। देश के अस्तित्व के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। अपने देश की रक्षा, प्रगति, राष्ट्रीय मूल्यों को बचाए रखने के लिए इस समस्या का समाधान क्या है भैया, अत्यंत आवश्यक है। यानी संहार, जो उपसंहार होता है भैया, इसमें मेन पॉइंट लिखा जाता है 2 से 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो इस तरीके से भैया ये जो 6 टॉपिक्स हमने देखे हैं, उनको अच्छे से अगर आप तैयार कर ले तो डेफिनेटली भैया 100 नंबर के पेपर में अगर आपको 36 नंबर यहीं से मिल जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।